नमस्कार दोस्तों, AIBC टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में जो आज का विषय है वो यह है भीख नहीं भागीदारी और देश की हर ईंट में हिस्सेदारी। साथियों, ये हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ आज का विषय है कि देश के प्रत्येक साधन और संसाधन में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसलिए आज हमने विषय चुना है कि भीख नहीं भागीदारी, देश की हर ईंट में हिस्सेदारी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय JS कश्यप जी, और PG कॉलेज गाजीपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर KK पटेल जी, और जम्मू कश्मीर से सामाजिक चिंतक आदरणीय मोहन पवार जी, और जम्मू कश्मीर से ही जो है आदरणीय बंसीलाल चौधरी जी जो अभी जुड़ने वाले हैं हमारे बीच में। तो आज का विषय आप लोगों के सामने हमने रखा है कि भीख नहीं भागीदारी और देश की हर ईंट में हिस्सेदारी। और इस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर KK पटेल जी को, जो PG कॉलेज गाजीपुर में प्रोफेसर हैं। आदरणीय KK पटेल जी। जी सर, धन्यवाद। डॉक्टर रणजीत सिंह सर, आप निरंतर समाज से संबंधित जो बर्निंग इश्यू बहुजन समाज के हित के लिए लगातार उठा रहे हैं, मैं उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा करूं बहुत कम है। आप एक तरह से समाज कल्याण के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं और सामाजिक चेतना के लिए, जन जागरण के लिए, लोगों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूं। और यहाँ पर हमारे जो आज बुद्धिजीवी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं, करेंगे, मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उनका आज के इस मंच पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर आज डिस्कशन होने वाला है, स्वागत करता हूं। सर, आपका जो विषय है कि भीख नहीं भागीदारी, बिल्कुल इतना सटीक आपने इस विषय को उठाया है। समाज के बिल्कुल एकदम कहते हैं कि जो जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है, हर ईंट में हो हिस्सेदारी। सर, जब ईंट की आप बात करते हैं तो मुझे क्या, सभी लोगों को एक भवन की याद आती है, एक जो है इमारत की याद आती है। जैसे एक इमारत में लगने वाले ईंट अगर समान रूप से मजबूत नहीं होंगे, समान रूप से वो उनको पकाने के लिए ईंधन अगर नहीं दिया गया होगा, समान रूप से उन्हें जो रॉ मटेरियल है अगर उनको नहीं दिया गया होगा, तो वो ईंट, कुछ ईंट कच्ची रह जाएंगी, कुछ ईंट कमजोर हो जाएंगी, कुछ ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। और फिर अगर ऐसी ईंट से भवन का निर्माण करेंगे तो भवन की क्या दशा होगी, वो हम सबसे छुपी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि इस देश में जो 130 करोड़ जनसंख्या है, हर इंसान उसी ईंट की तरह है। और ये देश एक भवन की तरह है, राष्ट्र भवन की तरह है, जिसके निर्माण के लिए हर ईंट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और वो भागीदारी क्या होनी चाहिए, होगी, मतलब समान रूप से अवसर सबको मिले। वो जो रॉ मटेरियल है वो अवसर है। तो आपने बिल्कुल बेसिक जो है क्या कहते हैं मुद्दे उठाए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भागीदारी की बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन से जुड़ा है। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है। रिजर्वेशन, सर, रिजर्वेशन के थ्रू ही हम भागीदारी हमको, हाँ, रिजर्वेशन के थ्रू ही हमें भागीदारी जो है प्राप्त हो रही है। क्योंकि वैसे जो है संसाधन विहीन होने की वजह से समाज में बराबर महत्व ना देने के कारण, उनको अवसर ना मिलने के कारण भागीदारी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण 1990 में BP सिंह ने रिजर्वेशन लागू किया था। और उसके पहले मंडल कमीशन आया था, जिसके थ्रू जो है रिजर्वेशन
लागू किया गया था। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं जो कानून के और नियम के ज्ञाता हैं, वो विशेष तौर पे बात करेंगे। ये जो रिजर्वेशन है सर, ये रिजर्वेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है, एक तरीका है पाटने को समाज में जातिवाद के जहर का जो खुदा हुआ गड्ढा है, जिसके आका ना कोई बीजेपी, ना आरएसएस, ना अडानी, ना अंबानी, ना कोई नड्डा है, सहारा है ये उनके लिए जैसे डूबते को कोई तिनका है। तो ये जो भागीदारी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, उसके लिए रिजर्वेशन उनके लिए एक तरीके से डूबते को तिनके के सहारे की तरह है। लेकिन इस पे इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, इतना चिल्लम चिल्ला हो रहा है कि रिजर्वेशन से पता नहीं क्या हो गया है कि रिजर्वेशन से सारी सीटें ओबीसी समाज को दी जा रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि टोटल जितनी जो है जॉब है, जितनी नौकरियां हैं क्रिएट होती हैं, उसका 1% से भी कम रिजर्वेशन के थ्रू नौकरी दी जा रही है। 0.69% सीट पर ही ओनली रिजर्वेशन है। मैं कुछ तथ्य यहाँ पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो मैं सबसे पहले प्रोफेसरशिप से ही शुरुआत करता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है उस पे 14.64% ही ओबीसी समाज के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे जाते हैं तो 0.14% एसोसिएट प्रोफेसर हैं ओबीसी समाज के लोग। प्रोफेसर के पद पे जाते हैं तो 0.2%। जब वाइस चांसलर के पद पे आप जाते हैं तो 0.7%। अगर आप टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर का पद उठाते हैं, एससी एसटी ओबीसी तीनों लोगों को काउंट करते हैं, तीनों समाज के बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व को अगर आप देखते हैं तो मात्र 28% जो है क्या कहते हैं वहां पर रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी समाज का। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर पे मात्र 5% और प्रोफेसर के पद पे मात्र 10%, वीसी के पद पे मात्र 10%। और आइए इंजीनियर, डॉक्टर, जज, वाइस चांसलर की बात कर लिया हमने, मात्र 4% इनमें जो है आईएएस, पीसीएस और आईपीएस, इन सभी पदों पर 4% से भी कम जो है रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज का है। तो कहने का कुल तात्पर्य ये है कि अगर गवर्नमेंट जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जैसे मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट चल रही है, अगर हम बात करते हैं तो उनके मंत्रालय की अगर हम बात करें, जो सेक्रेटरी का पद है 89 सचिवों में से सिर्फ एक एससी वर्ग का है। 3 पद जो हैं उस पे सिर्फ एसटी कैंडिडेट का भी है। 0 सचिव, मतलब ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य है। जो सचिव का जो है पद है उसमें 89 पद हैं। 93 जो अतिरिक्त सचिव हैं उनमें भी शेड्यूल कास्ट से 6 लोग आते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब से 5 लोग आते हैं। ओबीसी का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से 0 है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ओबीसी की हालत एससी और एसटी बंधुओं से भी बहुत कम है। प्राइवेट में जब जाते हैं, प्राइवेट संस्थाओं में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां इसकी कंडीशन और भी बुरी हो जाती है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। इसमें और ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जो भारत सरकार के कंट्रोल में है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद हैं टोटल 275 पद हैं। उस 275 पद में से 13 एससी के लोग हैं 13 पदों पर, 9 पदों पर एसटी के लोग हैं, मात्र 19 पदों पर ओबीसी के लोग हैं। इसी तरह आप डायरेक्टर के पद पे जाते हैं तो 288 पद डायरेक्टर के हैं। निदेशक का पद है जिसमें से 31 पद शेड्यूल कास्ट के हैं, 12 पद जो है शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उस पे, और मात्र 40 लोग ओबीसी के हैं। जो स्थिति है मैं ऐसे आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आप जो है सुन करके हैरान हो जाएंगे कि इतनी बुरी स्थिति है। तो हम जो बात करना चाहते हैं कि जो मंडल कमीशन के आने के लगभग 3 दशक बाद भी
बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व 12% से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये विचार करना होगा कि क्या कारण है कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ पा रहा है। हमें गवर्नमेंट की नीतियों को भी उस पर विवेचना करनी होगी और हमें अपने ऊपर भी जो है अपने समाज के लोगों को भी इसके लिए जागृत करना होगा। तो आगे और इसके संदर्भ में मैं बात करूंगा। तो डॉक्टर जी सिंह सर, ओवर टू यू। पटेल जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो उतना है नहीं, और हमारा लक्ष्य जो है ये है कि देश के हर साधन में, संसाधन में, धन में, धरती में, रोजी में, रोजगार में उसको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अभी तक आपने एक ऐसा क्रिटिकल विश्लेषण करके बताया कि जो है ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में है, कानून के जानकार आदरणीय जेएस कश्यप जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनको मैं लेने से पहले मैं जम्मू की ओर चलना चाहता हूँ आदरणीय बंसीलाल जी के पास, क्योंकि आपका कुछ विश्लेषण आने के बाद मैं पूरा जानना चाहूंगा वकील साहब से, आखिर इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से ओबीसी का प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं हो पाया। क्योंकि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिससे पूरे जो कानून बनाने की संस्था है, एक तरह से जो है कानून की व्याख्या करती है और दबे कुचले लोगों को न्याय देती है। यहाँ तक कि जो है कि एक सामाजिक न्याय के हमारे जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका काम करती है, और न्यायपालिका में आप जो है देखते हैं। मैं बंसीलाल चौधरी जी के पास चलना चाहता हूँ। आदरणीय चौधरी जी, ये आज का जो विषय है भीख नहीं भागीदारी, देश की हर ईंट में हिस्सेदारी, और अभी तक पटेल जी ने बताया शून्य के बराबर इस देश में इस दबे कुचले समाज की, ओबीसी समाज की जो है हिस्सेदारी है। इस पर आपका क्या कहना है? जी बंसीलाल चौधरी जी। धन्यवाद कश्यप जी। मैं मैं आवाज आ रही सर? आ रही सर आवाज आ रही सर? मेरी बात आ रही सर? आवाज आ रही जी, आवाज आ रही है। अच्छा सर ऐसा है कि आपने मुद्दा रखा है आज, इसके लिए मैं आपको जितना अप्रिशिएट करूं उतना ही कम है। क्योंकि आपका कहने का भाव है कि जानी कि हमें देश के अंदर सोशल जस्टिस के नाते हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए पूरी। लेकिन ये हिस्सेदारी क्यों मिलनी चाहिए? मेरा मतलब कहने का कि जब हमारा समाज जो है उसमें 4 वर्ग हैं, तो 3 वर्ग हैं, आई देश आजाद होने से पहले भी मिलती आई उनको। लेकिन जो शूद्र वर्ग है जिसमें ओबीसी 2 हुआ ही नहीं देश आजाद होने से पहले। लेकिन देश आजाद हुआ तो लोगों ने सोचा कि हमें कुछ हक हकूक अपने और रिप्रेजेंटेशन, हर चीज में हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 340, आर्टिकल 300 जब उसके अंदर जोड़े गए तो इसीलिए जोड़े गए कि जो शूद्र वर्ग जिनके साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। जिनके हाथ में वो देश आजाद होने के बाद वो संविधान सौंपा गया उनके हाथ में, उनकी नीयत साफ नहीं थी। अगर नीयत साफ होती, अगर संविधान के मुताबिक चलते होते तो आज का लोगों को मिला होता। तो मेरा ये कहने का भाव है, ये आजादी मिली देश की तो पहले देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने भी 1953 के अंदर
काका क्लेरिकल कमीशन बना, तो जब उसने रिपोर्ट दी, वो काका क्लेरिकल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो उस प्रधानमंत्री जी ने एक रद्दी की टोकरी में डाल। मेरा मतलब ये कहने का कि आप कह रहे हैं कि हर चीज में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन हाथ में वो डंडी आई थी, जिनके हाथ में बांटने की बात आई थी, उनकी नीयत तो आज तक साफ नहीं है। तो फिर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे हमें मिलेगी? मेरे अपने पटेल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, तो उन्होंने एक लाइन को पकड़ा है कि जो इन सर्विसेज फॉर मंडल कमीशन। मैं तो कहता हूं कि हमें आज रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर मिली हमको? मतलब कहना कि 72 साल हो गए देश को आजाद हुए, तो लगभग काका क्लेरिकल कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो रद्दी की टोकरी में डाल दी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट टोकरी में, रद्दी की टोकरी में डाल दी। कौन देगा हमको जस्टिस? जो सरकारें बनी, कांग्रेस की बनी सरकार, जिन्होंने लगभग साल राज किया, उन्होंने तो कुछ दिया। उनके सिर्फ एक अर्जुन सिंह जी हुए, एचआरडी मिनिस्टर थे। आज जो 15(5) आर्टिकल के अंदर 15(5) और 16(5) है, 15(5) के तहत हमें एक सिर्फ कि जो हायर इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिली हमको। लेकिन बात यह होती है कि 2006 में उन्होंने किया, तो कितने साल में कि हमारे बच्चे, जो सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखाई जो स्टेप वही होता है पढ़ाई लिखाई का। अगर उन्होंने लगभग उस बात को 56 साल 56 ईयर 56 साल उसको दबा के रखा कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, तो हमारा ये मतलब कहने का है कि उसके बाद हमारे वीपी सिंह जी आए, तो कुछ मंडल कमीशन की सिर्फ उसकी जो एक आयत थी वो ओबीसी के लागू की थी, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए जब 1950 में संविधान को देश बिकम से इंडियन रिपब्लिक, तो उसके साथ साथ उन्होंने उनको धारा को लागू कर दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन वो देखिए बात आप, अगर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लागू किया, तो जो हमारे राज्य थे उनकी भी नीयत साफ नहीं थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब 1950 में के बाद शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने की शेड्यूल ट्राइब को दे दी गई, जम्मू कश्मीर के अंदर 1970 के अंदर हमारे एक अमरनाथ भगत जी हुआ करते थे, दान दिया। बलिदान देने के बाद 1970 में शेड्यूल कास्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर, ओबीसी का तो अभी खाता ही नहीं खुला जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मेरा मतलब कहने का, आगे चलते चलते हमारे अब ये सरकार, मौजूदा सरकार आई है, जो हमें अधिकार मिले हुए थे पीछे, जो मंडल कमीशन की ओर के थोड़े थोड़े, या हमें जो कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो रिप्रेजेंटेशन मिली थी, आवाज कट रही है थोड़ी, वो भी छीनने को लगे हैं। एमपी और एमएलए की बात तो दूर है ओबीसी के लिए, लेकिन जो पंच, सरपंच और पार्षद के लिए हमें रिजर्वेशन दिया या नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन दिया, वो हमें ये सरकार छीनने पे लगी हुई है। जब से ये आए हैं, कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाते हैं, जितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर है छीनने को लगे हुए हैं। अब मैं आता हूं कि हिस्सेदारी हमें किस किस में मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी में तो हालत आपने देख ली, हमारे विधायक नहीं है, संसद नहीं है। अगर वो जो संसद हैं वो किसी पार्टी से आए हैं, लेकिन उनके गलों में वो पार्टी का पटा पड़ा होता है, रिप्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल जीरो होती है। राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर सरपंच और पंच जो ग्रास रूट लेवल की रिप्रेजेंटेशन होती है,
आज तक जो पंचों सरपंचों के अंदर, मैं अपनी स्टेट की बात करता हूं, हमारी स्टेट के अंदर भी अभी पंचों सरपंचों के अंदर ओबीसी का आरक्षण नहीं है। यहाँ 34,000 है और 3400 सरपंच है, लेकिन ओबीसी के 222 पंच हैं, और मतलब कहने का कि 34 पंचों में से 222 पंच हैं और 3400। मेरा ये कहने का भाव था, मैं जम्मू कश्मीर का इसलिए बता रहा हूं कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, अंदर भी यही हालत है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं, उनके अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद आ जाती है कि बात, अभी ये बात करते हैं कि हम 33% रिजर्वेशन जो है वो लेडीज को देंगे। जी, मैं इस विषय पे आगे आपसे सवाल लूंगा सर, लेडीज के बारे में। आवाज थोड़ा कट भी रही है और मोहनलाल जी जो है बार बार कट जा रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था। मैं वकील साहब की ओर चलता हूँ। ठीक है सर। चौधरी जी मैं आपको जो है दोबारा लूंगा, चौधरी जी मैं आपको दूसरे सवाल पे लूंगा। अभी जो है मोहनलाल जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो भी जम्मू कश्मीर के ही है। मोहन पवार जी, यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो जो आज का विषय जो चल रहा है कि जैसे भीख नहीं भागीदारी, देश के हर ईंट में हो हिस्सेदारी, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो है आपका क्या कहना है इस विषय पर? अभी दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कभी हम जो है बहुत पीछे हैं, तो आप इसमें क्या सोचते हैं सर? जी सर। जय भीम, जय मूल्य निवासी, जय ओबीसी के एकता, जय ओबीसी एकता। हमारे सभी बुद्धिजीवी भाई बैठे हैं, तो जो विषय हमने रखा है, भीख नहीं भागीदारी, देश की हर ईंट में हिस्सेदारी। तो बात यह है कि पहले हमें बुनियादी बात को देखना है कि जब से इन जो 15% लोगों का राज्य यहाँ पे नहीं था, इनके पास पावर नहीं थी, तो हम अपना पहले पुराना इतिहास देखें तो ये सब कुछ हमारे पास ही था। मूल्य निवासी है ना, तो सब कुछ हमारे पास था। तो हमारी जो नींव जो है ना वो बहुत पक्की थी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने जो नींव हमारी जो है ना उसको खुरेदना शुरू किया। तो आज ये हालत बन गई है कि जो हमारी दीवारें हैं बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। जी जी। मोहनलाल जी कट गए हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा है जम्मू में। बंसीलाल जी की भी आवाज कम आ रही है और वो भी बार बार कट जा रहे हैं। वकील साहब जो है, अभी पूरी डिबेट आपने सुनी है। आदरणीय वकील साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता हैं, और क्योंकि अभी ये चर्चा हुई कि इसका कानूनी पहलू क्या है, संविधान लागू हुए 1950 से लेकर के आज तक जो है ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली और उसको फिर रसातल में डालने की योजना चल रही है। आपने देखा होगा कि ऐसी योजनाएं बन रही हैं। तो मैं वकील साहब से जानना चाहता हूँ कि जो है ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक हम उसकी जानकारी नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज को जो है इसकी जानकारी नहीं होगी और जानकारी के अभाव में वो आंदोलित नहीं हो पा रहा है अपना हक अधिकार लेने के लिए। तो साथियों, हमारा AIBCA टीवी का जो मेन मकसद है तो ये मकसद है कि जो है दबे कुचले वंचित समाज को उनका हक अधिकार दिलवाना है और दिलवाने के लिए उन्हें जागरूक करना है ताकि वो अपना जान सके, हक अधिकार ले सके। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय वकील साहब को। जी वकील साहब जो है आज के इस विषय पर आप गहन चिंतन अपना डालिए। जी सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी साथियों, विषय बहुत अच्छा है, जैसे ने जो रखा है मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। ये जो आप प्रश्न रखे हैं, यही प्रश्न जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा के सामने यही प्रश्न था कि सदियों से अधिकार वंचित समाज इस राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे आए। राष्ट्र की मुख्य धारा का मतलब होता है उसकी भागीदारी कैसे बने। जी। तो संविधान सभा ने अनुच्छेद 14, 15, 16 ध्वनिमत से पारित किया। जी। संविधान सभा में 281 चयनित सदस्य थे, जिनमें बड़ी मुश्किल से बाबा साहब को लेकर के 7-8 थे, 10 मान लो। संविधान सभा ने पास किया और ये लागू हुआ। जी। संविधान की इच्छा जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने का।
संविधान की इच्छा सभी वर्ग को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का है। उदाहरण से बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अनुसूचित जनजाति के 7.5% है, 7.5% आरक्षण दिया गया जी। अनुसूचित जाति के 14% है, 14% आरक्षण दिया गया। तो इसके माने ये था कि SC/ST के आरक्षण को उनकी जनसंख्या के अनुसार दिया गया। तो संविधान की इच्छा ये थी कि OBC को भी उसकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसको उसकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण नहीं मिला। उसकी पॉपुलेशन अभी 52% से ज्यादा बढ़ गई है। 52 ही मान लो, 52 को 27% मिला। अभी इस सरकार ने जो 10% श्रवण बिरादरी के 10% ज्यादा नहीं, जो 15% कहते गलत कहते, तो जो 85% का नारा वो भी गलत, कम से कम 90%। इसमें पसमानदा मुसलमान भी OBC में आता है, सबको मिला के करीब 90% होते हैं। तो 10% को 10% दे दिया गया और 52% को 27% दिया गया। तो ये सबसे पहली ये बात ये है कि OBC के आरक्षण को उसकी जनसंख्या के अनुसार मिलना चाहिए। इसके लिए लोगों को लड़ना चाहिए, उसके लिए संवाद करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने, हम संविधान सभा के लोगों को जितने भी सदस्य से बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने आरक्षण की नीति को धूल से पार किया था। लेकिन आजाद होने के बाद जो सरकारें बनी वो उसी मानसिकता के लोग थे जिन्होंने आजादी से पहले इस समाज को अधिकार वंचित समाज किया था। OBC SC/ST के लोगों को न पढ़ने का राइट था, न संवाद करने का राइट था, न ही संपत्ति रखने का अधिकार था, कोई अधिकार नहीं था, अधिकार वंचित समाज था। जिन लोगों ने अधिकार वंचित समाज बनाया था वही लोग सत्ता में आ गए। तो 73 साल के संविधान लागू होने के बाद भी इस अधिकार वंचित समाज की जो हालत है वो 12-13% पे जाती है और हाई लेवल पे तो बहुत ही कम है। तो ये पूरा होने का के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष उन लोगों से है जिन लोगों ने हमेशा शोषणवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, अपमानवादी व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था को पालन किया है, आज भी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज भी हो रहा है। इसीलिए 71 साल संविधान बने हो गया, 74 साल की आजादी के बाद भी ये वर्ग लगभग वहीं पर है जहां से चले थे। उसमें कुछ समाज के लोग जरूर आगे बढ़े, लेकिन बहुत संख्यक लोगों की हालत वही है। आज गांव में जाइए, छुआछूत, आज गांव में जाइए, जो लोग पीछे रह गए हैं OBC SC में, उनकी बहुत बुरी हालत। हमारा कहना यह है कि अगर हमें वाकई में अधिकार मुझे चाहिए तो अधिकार के लिए मुझे जात भी, समाज भी, राष्ट्र भी, जात भी, क्षेत्र भी, समाज की रचना करनी पड़ेगी, तभी हम ऊपर उठेंगे। इसके लिए हमें चेतना जागृति समाज में लानी चाहिए। अगर हम चेतना जागृति समाज में नहीं लाएंगे तो समाज तो अपने दुश्मन को ही मित्र समझता है और जो मित्र है उसको वो दुश्मन समझता है। उसकी गलती नहीं है। जिनको सदियों से पढ़ने लिखने नहीं दिया, जो सिलेबस तैयार किया गया वो सिलेबस इंसान बनने के लिए नहीं था। पढ़ने लिखने के बाद आदमी जातिवादी पैदा हुआ, पढ़ने लिखने के बाद आदमी भ्रष्टाचारी पैदा हुआ, पढ़ने लिखने के बाद आदमी क्षेत्रवादी पैदा हुआ, पढ़ने लिखने के बाद ऊंच नीच की भावना पैदा करने वाला हुआ। इस समाज के अंदर जो संगठन बने वो भी लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बने। ये हमारी भी कमियां हैं, हम उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने हमसे छीनी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम शासक नहीं बनोगे तब तक इस समाज की भागीदारी होना वो नामुमकिन है। 71 साल में नहीं हुई। आज आदमी बुढ़ापे की तरफ चल दिए, संविधान बुढ़ापे की तरफ चल दिया है। तो इस पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमें चिंतन करना चाहिए। एक बात ध्यान रखो, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कहो। हमारे समाज को, जो अधिकार वंचित समाज है, उसमें ये चेतना आनी चाहिए
कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कहोगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना घर की बात लोग चौराहे पे कहते हैं, चौराहे वाले दौड़ा लेते हैं, चौराहे की बात घर में कहते हो तो घर वाले दौड़ा लेते हैं। इसलिए ये छांटो, इस पर चिंतन करो, कौन कौन से कारण हैं 71 साल के संविधान बनने के बाद आजादी नहीं। संविधान बनने से पहले तो था ही नहीं कुछ, लेकिन संविधान बनने के बाद जो अधिकार मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर साहब ने ड्राफ्टिंग किया, और ड्राफ्टिंग करना उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 281 संसद में जो संविधान सभा में सदस्य थे उनके सामने बहस की, और 14, 15, 16 ध्वनिमत से पास हुआ, बहुमत में पास हुआ। उस समय के लोग जो संविधान सभा में चुन के गए थे उन्हें देश प्यारा था, लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें देश प्यारा नहीं है, उन्हें अपना समाज प्यारा है, उन्हें राष्ट्र प्यारा है। आज आपने देखा है 23.9% जीडीपी माइनस में चली गई। इस आदमी ने नारा दिया था कि साहब हम जीडीपी 20% तक लाएंगे, 6% जब थी तब वो सत्ता में आया और नारा दिया कि हम 20% पे ले जाएंगे। आज 23.9% जीडीपी माइनस में चली गई है। ये भी आंकड़े सही नहीं है, इनमें भी हेरफेर किया गया। अभी सिन्हा साहब ने कहा, जो यशवंत सिन्हा है, इन्हीं के साथ तेरा घट गया, उन्होंने कहा 34-35 होगी कम से कम। देश की हालत बहुत खराब है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, देश की सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। देश के अंदर वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर इतनी घृणा पैदा की गई है जो पता नहीं कब विस्फोट होगा। जाति के नाम से घृणा की गई है, धर्म के नाम से घृणा की गई है। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, इन्होंने बेरोजगारी दूर नहीं की है। इस समय 17 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया, ये इनकी नीतियां हैं। अगर गरीब आदमी कितना बड़ा बेरोजगारी बढ़ी तो पूंजीपति क्यों आगे बढ़ गए? हमारे कहने का मतलब है इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, और इसका चिंतन का केवल एक सार है कि राजा बनने का अधिकार समाज को नहीं था, संविधान बनने के बाद राजा बनने का अधिकार है। देश को संविधान को चलाने वाली ताकत जब ये समाज बनेगा तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर ये समाज संविधान चलाने वाली ताकत नहीं बनेगा तो एक के बाद एक समस्या आएगी, और हो सकता है कि ये जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और ऐसा समाज बनाया जा रहा है कि हमें ऐसा लगता है, जिनकी हम लोग आज बहस करते हैं, वो हो सकता है कुछ सालों बाद, ज्यादा नहीं 2, 4, 5 सालों बाद पुनः अधिकार वंचित समाज में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि देश की आजादी के बाद हमें मिला क्यों नहीं। उसके केवल जिम्मेदार वही नहीं है, इसके जिम्मेदार मेरा समाज। हमारे लीडरशिप जो पैदा हुई, उस लीडरशिप ने क्या की, समाज से भी पैदा हुए, उन्होंने क्या कहा। इसीलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दीजिए कि बहुत बढ़िया विषय चर्चा के लिए रखा गया है और आप लोग जो थिंकिंग करके लाए हैं बहुत अच्छा है। हमारा कहने का मतलब है कि इस देश के अंदर ये जनता में जाना चाहिए कि यहाँ पर 25 करोड़ आदमी फुटपाथ पे सोता है, जिसका वही घर है, वही शिक्षालय है, वही विद्यालय है, वहीं मरता है, वहीं जीता है, वहीं पर पैदा होता है। 35% आदमी बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, 5% मर जाते 5 साल के अंदर। इस देश में कुछ ज्यादा इसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, केवल कुछ हमारे समाज के नेताओं में जो उनके साथ मिल गए उनका जरूर विकास हुआ है। इसलिए हमें ये चर्चा बड़े पैमाने पर उठानी चाहिए और केवल एक ही बात जनता के साथ पहुंचनी चाहिए। तो तुम गरीब हो, तुम अशिक्षित हो, तुम बेरोजगार हो, तुम अत्याचार से पीड़ित हो, तुम्हारी बात थानेदार दरोगा नहीं सुनता है, तुम्हारी बात न्यायपालिका में नहीं सुनी जाती है, उसका कारण ऊपर वाला नहीं है, उसका कारण ये सरकार की नीतियां हैं, जिस कारण से तुम गरीब हो, अशिक्षित हो, बेरोजगार हो, तुम्हारी भागीदारी नहीं है। तो ये तो बदलने वाली बात है, ये ऊपर वाले की नहीं, ये निर्मित है। और जब निर्मित है और संविधान के मुताबिक नहीं है तो हम पढ़े लिखे लोगों को शपथ लेनी चाहिए कि मैं जन जन में ये जाके चेतना और जागृति पैदा करें, ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें, समर्पण भाव से करें, तभी समाज का, इस देश का भला होगा। दूसरी बात कहना चाहता हूँ,
एक किताब लिखी है स्वामी विवेकानंद, मेरा भारत महान भारत। उन्होंने उस पर लिखा है कि यहाँ पर क्षत्रियों ने शासन किया, सामंतवादी व्यवस्था लागू हुई, अच्छा नहीं हुआ। यहाँ बनियों ने शासन किया, भ्रष्टाचार बढ़ा। यहाँ ब्राह्मणों ने शासन किया, ऊंच नीच की भावना पैदा हुई, अच्छा शासन नहीं हुआ। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि जब तक इस देश का शूद्र बिरादरी का आदमी, ऐसा शूद्र नहीं जैसे मोदी बताते अपने को, ऐसा शूद्र नहीं जो राष्ट्रपति बने हुए, ऐसा शूद्र बिरादरी का, ऐसा शूद्र जो अपने बल पर, शूद्रों के बल पर जब शासक बनेगा तभी देश की समस्याएं दूर होंगी और देश दुनिया की ताकत बनेगी, महाशक्ति बनेगा। ये तो कह के गए, समय आ गया कि हम पढ़े लिखे लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के अलावा जो टाइम मिलता है उस पर हमें विचार करना चाहिए, उसमें थिंकिंग करना चाहिए। बुद्ध ने भी लिखा है, समस्या है, समस्या का कारण है, कारण का निदान। तो क्यों से कारण है, कारण कैसे पैदा किए गए? अरे 71 साल हो गए, हम उनसे मांगने जाएंगे? कभी नहीं देंगे। मांगा उससे जाता है, फिर आते हैं हम आपके पास, मांगा उससे नहीं जाता है तो इंसान की श्रेणी में। सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ। ये सवाल एक में आपकी मोहन जी की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि नेटवर्क की वजह से जो है कटता जा रहा है बार बार। मोहनलाल जी मैं आपके पास फिर आना चाहता हूँ। जी सर। जी जी, अपनी बात को पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में नेट की बहुत प्रॉब्लम है। हेलो 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 हमारे जम्मू कश्मीर में नेट की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। जी, आपकी आवाज आ रही है? तो मैं ये कह रहा था कि, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो, जी बंसीलाल चौधरी जी उनकी बात आप पूरी करिए जम्मू कश्मीर से, फिर मैं पटेल जी के पास आऊंगा। थोड़ा सा आप पटेल जी को व्यवधान होगा। चौधरी जी आप अपनी बात पूरी करिए, उनकी बात जो जम्मू कश्मीर की एक समस्या आप बताना चाहते थे। जी सर। बंसीलाल जी। नहीं, मैं आगे आ रहा था जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है जी, आ रही है सर। बिल्कुल सर। ये आ रहे हैं कि 33% आरक्षण जो है वो लेडीज को दिया जाएगा। हम मांग करते हैं इस बात की कि क्योंकि वो बेईमानी का साधन कर रहे हैं ये, क्योंकि ओबीसी को उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को अपना हिस्सा अपनी जनसंख्या के मुताबिक मिल चुका हुआ है। लेकिन जो अभी 33% लेडीज का रिजर्व उसमें हमारा हिस्सा खाने के लिए हो रही है। अब मैं बेसिक देश पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी जमीन जो है देश के अंदर, लैंड जो है, लैंड वो उसकी आज तक हिस्सेदारी नहीं हुई, जबकि लैंड रिफॉर्म एक्ट ये देश के अंदर लागू होना चाहिए था। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट देश के अंदर लागू नहीं किया। उससे क्या हुआ आज कि मैं मिसाल देता हूं, ये अपने पंजाब की प्रकाश सिंह बादल हैं, उनकी कितनी जमीन पंजाब में है और कितनी जमीन हरियाणा के अंदर है। तो मेरा भाव ये कहने का है, आज जो हम लोग प्रवासी मजदूर देख रहे थे, लैंड रिफॉर्म एक्ट देश के अंदर पूरा लागू हुआ तो सबको हिस्सेदारी मिली होती है अपनी अपनी, लेकिन देश में लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं किया लागू इन्होंने। बेईमानी इनकी बता रहा हूं मैं आपको कि देश आजाद जरूर हो गया, लेकिन जो वर्ग, जिसके वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था कई सदियों से, उनको देश के संविधान लिखने के बावजूद भी उनको आज तक अधिकार नहीं मिले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात में क्यों करूं, मेरे अपने हमारे प्रोफेसर साहब ने बातें यहाँ पे पटेल साहब ने कही, जो हमें रिप्रेजेंट सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज 28 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुए, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन जहाँ पे जो है वो पहाड़ी भाषा
बोलने वाले और पहाड़ी एरिया को दे दिया गया है। मेरा कहने का भाव है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसी की परिभाषा ही देश के अंदर बदल दी गई जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कहने का भाव ये है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी को शून्य आरक्षण है। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि अंग्रेजों ने भी कहा था कि ब्राह्मणों की नीयत खोट है। आज भी उस बात का सबूत बताते हैं आपको कि जम्मू कश्मीर में एक कमीशन बनाया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जबकि उसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसको लीड कर रहे हैं मिस्टर जीडी शर्मा, एक रिटायर्ड जस्टिस है। ये केंद्र सरकार जो हमारी है, ये इन्होंने उसको लगाया है, हमारे जीडी शर्मा को जम्मू कश्मीर के अंदर उस सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन। उसके साथ साथ दो मेंबर और भी हैं, लेकिन उसमें ओबीसी का कमीशन के अंदर ना तो कोई चेयरमैन ना ही कोई वहां पे मुलाजिम है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आज भी कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी? लेकिन इसका एकमात्र हल यही है कि देश के अंदर जो जनसंख्या 2000 की जनगणना हो रही है, उस जनगणना के अंदर ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। ये सरकार ने वायदा किया था, सरकार को पूरा करना पड़ेगा। अगर इन्होंने वायदा नहीं पूरा किया तो पूरे देश के अंदर हमें एक रैलियां, प्रदर्शन सब करना पड़ेगा। तभी ये सरकार जो है, एडवोकेट साहब ने ठीक कहा कि कसूर हमारा है, क्योंकि हम लोग सड़कों पे नहीं उतरते। जब सड़कों पे नहीं, अगर आज मैं तक देखा है कि पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन रिपोर्ट जो थी 1980 से लेकर 1990 तक 10 साल ठंडे बस में डाल दी गई, लेकिन कहीं ओबीसी जागा नहीं, कहीं प्रदर्शन नहीं किया देश के अंदर पूरे। अब मौका आ गया है कि एक ही मुद्दा जनसंख्या का, जो जनगणना में हमारी हो रही है, वो जनगणना में हमारा कॉलम होना चाहिए। और जब हमारे उसमें कॉलम होगा, हमारी जनसंख्या काउंटिंग होगी, हमारे अधिकार मिलेंगे। धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। अभी आपने 3 लोगों की बात सुनी, 4 लोगों की, तो फिर आपका अपना राय है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इस तरह से उनको सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत का जो शासक होंगे वो ऐसी नीति बनाएंगे जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो और उससे सामाजिक आर्थिक विषमता का खात्मा हो और इस तरह से एक समाज में एक समानता स्थापित होने का काम हो। लेकिन आजाद भारत के शासकों ने अभी तक ऐसा नहीं किया। तो उसी की वजह यह है जिसकी वजह से हमने ये आज चर्चा का विषय रखा कि भीख नहीं भागीदारी, देश की हर ईंट में जो है हमारी हिस्सेदारी। तो साथियों, ये हमारा AIBC टीवी चैनल दबे कुचले वंचित समाज की आवाज बन करके उनको उनके अंदर छुपी क्षमता को निकाल करके उनको आगे बढ़ाएगा। पटेल जी, आप अपनी बात पर आएंगे। जो अभी तक चर्चा चलेगी भीख की भागीदारी, देश की हर ईंट की हिस्सेदारी। जी सर, मैं 2 तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ। पहला तथ्य है कि मैंने जहां तक छोड़ा था कि आज की स्थिति क्या है भागीदारी की, ओबीसी समाज की या जो SC/ST समाज की सरकारी नौकरियों में या जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनकी भागीदारी उनमें कितनी है। एक तो इसकी बात करना चाहता हूँ। दूसरा, जो हमारे बुद्धिमान पैनलिस्ट गणों ने बातें की है कि कहाँ कहाँ वीकनेस रह गई है और उस वीकनेस को कैसे दूर किया जाए, उसके संदर्भ में बात करना चाहूंगा। और मैं कुछ ऐसे पॉइंट पे आज जिक्र करना चाहता हूं जहां पर हम लोगों का दिमाग नहीं जाता है, मुझे जो एहसास होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसे IAS, IPS, PCS, CA और डॉक्टर और इंजीनियर के पद हैं, जहां पर 60% प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वहां लेस देन 4% प्रतिनिधित्व है। ये जैसे कि मैं बात कर चुका हूं। मैं बात करता हूं निचली अदालतों में जो जुडिशरी के पद हैं, उसमें जो है जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व है लेस देन 12% है, 12% से भी कम है। और SC का जो प्रतिनिधित्व है वो 14% से भी कम है। ST का प्रतिनिधित्व 12% के आसपास है। और सर्वोच्च न्यायालय की हालत तो इतनी बुरी है, इतनी बदतर है कि आप इससे आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मात्र वहां पर ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व 0.5% है। जो न्याय
देने वाले लोग हैं, जहां से न्याय की हम आशा करते हैं, वहां पे हमारा प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पक्ष में कैसे फैसले आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि 1990 में जब स्वर्गीय बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था जब लागू किया, तो ये बात जो है हाई कोर्ट ने जो है 60 से 65% जो ओबीसी समाज के लोग थे, उनके लिए मात्र 27% का आरक्षण में ही बांध दिया, 27% पर ही रोक दिया। ये हाई कोर्ट के जो है क्या कहते हैं दखल के कारण। नहीं तो अगर 54 से 60 से 65% अगर आरक्षण होता तो शायद आज स्थिति कुछ अच्छी होती। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं एक और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो डॉक्टर हैं, उनकी बात करता हूं। डॉक्टरों की में क्या कंडीशन है? एमबीबीएस में अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 11,000 पद ओबीसी के जनरल कास्ट को दे दिए। किसी को पता है? कोई चर्चा नहीं हुई है। 11,000 पद बहुत होते हैं सर, उसमें जो है सब जनरल कास्ट को दे दी गई ओबीसी के पद, वहां से आरक्षण खत्म कर दिया गया। और जो सालाना जो टोटल पद हैं 4,061 पद हैं ऑल इंडिया लेवल पे एमबीबीएस के, उसमें से मात्र 66% जो है 66 पदों पर ओबीसी समाज के लोगों को सिलेक्शन होता है, और जो रिजर्वेशन मिलता है 1.7%। हम बात करते हैं 27% की, तो जिससे प्रतिनिधित्व बिल्कुल गिर करके कम हो जाता है। बीडीएस के पद पे इसी तरह 9 पदों पर ही जो है क्या कहते हैं ओबीसी समाज के लोगों को मिलता है, 45 से 80 समाज के लोगों को मिलता है, 23 पदों पर जो है एसटी समाज के लोग आते हैं। इसी तरह जो पीजी वाले पद हैं, जो डॉक्टरी के, जो मेडिकल लाइन के जो पीजी के पद हैं, उसमें 7,982 पदों में से मात्र 220 पद मिलते हैं ओबीसी के लोगों को। अब आप ये समझिए कि आपका प्रतिनिधित्व ना तो डॉक्टरशिप में है, मेडिकल लाइन में है, ना आपका जो है जुडिशरी में है, ना आपका इंजीनियर आईएएस आईपीएस और सीए और जो है क्या कहते हैं इसमें पीसीएस में है। तो आपका प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर के ना के बराबर है, 10% से भी कम है। तो अब मैं बात करता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 30 साल बाद भी, 3 दशक लगभग गुजर जाने के बाद भी, मंडल कमीशन की नीतियों के लागू होने के बाद भी ये ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहता हूं, जिसमें 26 दिसंबर 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक लेख लिखा था। उसमें बताया था कि लगभग 80,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों पर, जिसमें ए बी सी और डी ग्रुप के पद शामिल हैं, उसमें मात्र 9,040 पद पर ही ओबीसी समाज के लोग विद्यमान हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में कहा था कि ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। इसके अलावा मैं अगर बात करना चाहूं तो चाहे वो डायरेक्टर का पद हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे वो डेप्यूटी सेक्रेटरी का पद हो, चाहे अंडर सेक्रेटरी का पद है, चाहे सीनियर पीपीएस का पद है, चाहे वो पीएसओ का पद है, चाहे वो पीपीएस का पद है, सब में या तो 0% प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, या फिर जो है 5% से कम है। ये ऐसी हालात हैं। तो हम कुल मिलाकर के कहना चाहते हैं, जहां हमारा दिमाग नहीं जाता है, जहां हम सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये सब ऐसा हो रहा है क्योंकि ये हमारी सरकार की नीतियां जो है ठीक से लागू नहीं हो रही हैं, या सरकार की नीतियां ऐसी बन रही उस वजह से नहीं हो रहा है, या फिर हमारे अंदर कमी है कि हम पूर्ण रूप से उस तरह से शिक्षित और संगठित नहीं हो रहे हैं, या हम इस तरह से जागरूकता का अभियान नहीं चला रहे हैं। ये सब बातें सही हैं, जैसा कि हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने इस संदर्भ में बात की, ये सारी कमियां होती है। लेकिन एक ऐसा जो है तथ्य है, फैक्ट है, जहां जो सबसे ज्यादा भागीदारी मिलने में ओबीसी समाज के लिए बाधा बन रहा है, वो है कि फैसले देने वाले पदों पर ज्यादातर लोग जो है वो जनरल समाज के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। इसलिए वो ओबीसी समाज या जो बहुजन समाज है उनके लिए प्रतिनिधित्व में वो बाधा बन रहे हैं। और जो भी भागीदारी अभी तक ओबीसी, एससी और एसटी को मिली है, वो भागीदारी उनको बहुत छोटे पदों पे मिली है। 12 से 14% जो भी भागीदारी अभी है, वो भी उसमें से 90% भागीदारी बहुत छोटे पदों पर है, जहां रहकर को सिर्फ दाल रोटी चला सकता है, अपनी जीवनी चला सकता है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जो बड़े पद हैं, जो डिसीजन मेकिंग पद हैं, जहां पे फैसले लिए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, प्राइवेट सेक्टर में जो है, जो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, क्योंकि वहां रिजर्वेशन का मुद्दा जो है, नीतियां लागू नहीं होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक जो है, इस अध्ययन के हिसाब से, स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि जब भी फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो सामान्य वर्ग के हिंदू जाति के टाइटल के आधार पर जो फॉर्म सेलेक्ट किए जाते हैं उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी या मुस्लिम के फॉर्म को उनके टाइटल के आधार पे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ एक छलावा है कि मेरिट बेस पर जो है प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। अगर इतने ही जो है क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनियां आगे हैं तो कौन सा भारत की जीडीपी को 20% ले गए? कौन सी भारत की जीडीपी में डेवलपमेंट में योगदान कर दिए? अगर इतना अच्छा चुनाव कर रहे हैं तो कहने का मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दूसरा जो सबसे बड़ा जो हम कारण की जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है आपके प्राइवेट सेक्टर का ही। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट का यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वहां जो है रिजर्वेशन का लागू नहीं होगा और वहां अपने हिसाब से जो सिलेक्शन करेंगे वो वहां पे बैठे हुए ऊंचे पदों पर सामान्य वर्ग के लोग होंगे, वही फैसला लेंगे। तो वहां पे प्रतिनिधित्व पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन जीरो हो जाएगा, रिजर्वेशन जीरो हो जाएगा। जिसका असर क्या होगा, मैं आपको एक और जानकारी एक और जानकारी मैं आपको दे दूं सर, कि आपको कंक्लूडिंग रिमार्क में शेयर करूंगा। मैं मोहन जी की बात हम नहीं सुन पाए जो है, क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी वहाँ ज्यादा है। मोहन जी एक बार अपनी बात एक बार पूरी कह लीजिए कि जितनी देर तक आप रुक रहते हैं उतनी देर तक। मैं बार बार मूड बनाता हूँ तब तक तुरंत कट जाता है आपका। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है। मैं कुछ तो मुद्दे जो है नेशनल मुद्दे हैं हमारे, तो नेशनल मुद्दे तो तकरीबन हम सब भाइयों ने डिस्कस कर लिए हैं। मैं थोड़े अपने स्टेट का मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब से मंडल कमीशन लागू हुआ है तो जम्मू कश्मीर में आज तक 0% रिजर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर दफा 370 थी, तो यहाँ वो कानून हिंदुस्तान के जो कानून थे वो लागू नहीं हो सकते थे। अब जबकि हिंदुस्तान के जो कानून हैं वो अब लागू होने चाहिए, ड्यूटी बन गई है। लेकिन अब यूं के बाकी कानून जो है कुछ बदले गए हैं, लेकिन ओबीसी का जो कानून है, रिजर्वेशन एक्ट है जो है, वो एज इट इज उन्होंने 2004 का ही रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए तो अभी भी 35 है और 370 अभी भी हमारे सिर के ऊपर ही लटक रही है, तलवार जैसे पहले थी। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी जाति, हमारे सर्टिफिकेट के मसले हैं, 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, तो 2 सर्टिफिकेट जाकर हमें स्टेट में अप्लाई करना है, एक है, तो सेंटर में करना है दूसरा है। फिर अगर वो बनाने भी हों तो उसके लिए हमें हमारे जूते गिर जाते हैं। वो हमें कहते हैं जमीन की जमाबंदी दो। तो यहाँ तक जमाबंदी का सवाल है कि राजे महाराजों के टाइम लिखा हुआ है कि हम लोग जो हैं जमीन खरीद नहीं सकते थे, तो हमें राइट ही नहीं था कि जमीन खरीदने का, तो हम कहाँ से जमाबंदी लाएं? तो ऐसे हमारी हजारों फाइलें लटकती रहती हैं। तो पोस्टें जो निकलती हैं 2% सोशल कास्ट पे देते हैं, वो भी हमारे सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। तो इसलिए कहने का भाव जो है कि हमारे जो भाई जी बोल रहे थे कि पार्शियलिटी होती है, इंटरव्यू में भी पार्शियलिटी होती है, उसमें देखा जाता है कौन किस कास्ट का है, तो उसका उसी हिसाब से चयन होता है। कहने का भाव जो है कि 15% जो लोग हैं उन्होंने हमारी जो नींवें हैं वो खोद के रखी हैं। अब भाई ने रखा है कि ईंटें जो हमारे जो ईंटों में हिस्सेदारी, तो जब तक हमारी बुनियाद ही पक्की नहीं होगी तो हम ईंटों में कैसे हिस्सेदारी रखेंगे। कहने का भाव है कि पहले हमें कम से कम जो चौधरी साहब ने रखा है कि सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है जो है सबसे बड़ा जो कारण है इसका यह जनगणना है। तो जाति के हिसाब से जब तक जनगणना नहीं मिलेगी तो हम हिस्सेदारी कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे हमें पूरे हिंदुस्तान में सारे हमें मिलकर संगठित होकर तो हमें ये बात रखनी चाहिए। तो ये मेन मुद्दा है। दूसरा है कि जब हमारी जनगणना होगी, हमारी हिस्सेदारी होगी, तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जब तक हमें नहीं मिलेगी, जब तक हमारे पार्लियामेंट में लोग नहीं होंगे, जब तक हमारे असेंबली में लोग नहीं होंगे, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ हमारे लोग ही नहीं है। बड़ा कहने का भाव जो है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कमीशन बना हुआ है उसमें हमारा ओबीसी का एक भी आदमी नहीं है।
तो हमारा क्या फैसला करेंगे? उनको हमारी क्या चिंता है? वो अपनी पे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ऐश करते हैं और मजा ले रहे हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर का तो हालात ही बहुत खराब है। तो इसलिए हमें जब तक संगठित नहीं होंगे तो तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये 15% लोग हैं, ये अभी हावी हैं हमारे ऊपर। तो इसलिए हमें सोचना होगा। इंटरव्यू भी आप होते हैं, उसमें भी आप देख लीजिए कि अगर पहले तो हमारा कोई सिलेक्ट बच्चा नहीं होता, अगर होता भी है तो इतना दूर दराज इलाके में लगाएंगे तो वो बच्चा बेचारा ऐसे जैसे कि उसको कैद हो गई है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ओबीसी की तो बहुत ही खराब हालत है हिंदुस्तान, सॉरी जम्मू कश्मीर में भी यही हालात। अब जो शहरों में लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा फर्क है। अब जो लोग गांव में रहते हैं ना, आज भी वहाँ टचबिलिटी है, वहाँ आज भी ऐसा ही सलूक किया जाता है। और बच्चे हमारे पढ़ नहीं सकते हैं, एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा है, गरीबी है, पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, शहर में आने के लिए पैसा नहीं है। तो हमारी समाजी जो हमारी स्टेट की जो हमारी जो समस्या है बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें पहले राष्ट्रीय मुद्दा ही देखना है कि राष्ट्रीय मुद्दा सबसे मेन जड़ जो है इसकी जनगणना जो है जात के आधार पर जब तक नहीं होगी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तभी हमारी जो नींव जो है वो पक्की होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपकी बात आई। और मैं जो है कंक्लूजन की ओर चलूंगा क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर भी है। मैं बंसीलाल चौधरी से 1 मिनट का समय देते हुए ये कहूंगा जो आज की इस डिबेट का कंक्लूजन है, क्योंकि हम जो है हर ईंट में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भीख नहीं भागीदारी, क्योंकि हमारा एक राइट है, हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हमको दबा के रखा हुआ है, हमारे नेताओं को दबा के रखा है, गुलाम बना के रखा है, वो बोल नहीं सकते। तो जब तक वो नहीं बोल सकते तो जनता को कुछ काम करना चाहिए। तो जनता को जागरूक करने के लिए ये हम लोग काम कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो तो अपना हक अधिकार जाने और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। जनता लड़ेगी। चौधरी जी 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, तो 1 मिनट में कंक्लूजन इस डिबेट का देंगे। प्रोफेसर साहब, ऐसा है कि आपने बिल्कुल बात ठीक कही कि जो आदमी अभी मौजूदा सरकार के दौरान जो आदमी जो आप टीवी चैनल पे भी बोलते हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो भी बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन सरकार जो कुछ नुमाइंदे हैं, सरकार के कुछ बंदे हैं जो वो हमें धमकियां देते हैं धमकियां देते हैं। तो हम लोग तो चैनल चलाएंगे, हम लोग बोलेंगे भी, क्योंकि आजादी के 73 साल हो गए वेट करते, हमको इंतजार करते करते। आप इसका देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारा, है जो कॉलेजियम सिस्टम हमारा बना हुआ देश के अंदर, सुप्रीम जज जो है 9 जज है, वो 99 में एक फैसला देते हैं कि जो हमारे ये रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, इट इज ए फंडामेंटल राइट। लेकिन उसके बाद अभी 2 जज कहते हैं कि फंडामेंटल अधिकार नहीं है। देखने वाली बात है, 9 जजों को 2 जज जो हैं वो उसको गलत कह रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है, जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम देश के अंदर नहीं खत्म होगा तब तक हमारे कोई सरकार क्या करती है, सरकार मुद्दा होता है वो कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट में ढीलापन दिखाते हैं अपना, वो हमारे खिलाफ फैसला हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आपके मौलिक अधिकार नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूं एक। यूपी सरकार ने 17 जातियों को कास्ट का दर्जा दे दिया। योगी सरकार ने रिकमेंडेशन कर दी। जब वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास, वो उनको डिक्लाइन कर देते हैं। अरे भाई, आपकी राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन कर रही है तो कुछ उसका देख के कर रही है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है उसको डिक्लाइन कर। इसका मतलब ये सारे भाव का निकलता, हमारे 3 बच्चों का हरियाणा के अंदर मर्डर हो गया, 3 बच्चों का पानीपत के अंदर। और छोटी सी बात थी, वो पतंग उड़ा रहे थे तो वहां पतंग चली गई अंदर। वो बच्चे जब पतंग लेने गए, 6 बच्चे थे, 3 बच्चों को मार दिया गया। आज 3 महीने हो गए हैं, हमारे लोगों की वहां पे FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो मेरा ये लास्ट में आपने कंक्लूजन आपको कहता हूं
कि ये कहते हैं, एक मुहावरा है, एक प्रॉवर्ब है, दूध का राखा बिल्ला, दूध का राखा बिल्ला। मतलब कहने का कि हमारा राखा कौन है? ब्राह्मण बढ़िया, वो हमारा राखा है, दूध का राखा बिल्ला। ये देश चल रहा है अभी। इसलिए जब तक हम दूध का राखे खुद नहीं बनेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ भाई। जी 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 जी, थैंक यू चौधरी जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जब तक हम अपने शासक नहीं बनेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। शासक बना दिया हमको बाबा साहब ने, लेकिन हम उस वोट की कीमत की पहचान को नहीं बना पाए। या यदि हमने अपने वोट के इस्तेमाल का तरीका सही तरीके से चुन लिया होता तो शायद आज ये दिन हमें नहीं देखने को मिलता। तो मैं कंक्लूजन की ओर, ओवरऑल डिबेट की कंक्लूजन की ओर आदरणीय पटेल साहब के पास चलना चाहता हूँ। डॉक्टर पटेल जी, इस पूरी डिबेट का जो है निचोड़ निकालते हुए, क्योंकि हमें भीख नहीं भागीदारी और देश की हर ईंट में हिस्सेदारी, तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर इसी विषय में, क्योंकि हमारा जो हक है वो सुरक्षित है लेकिन हम ले नहीं पा रहे, ऐसे तरीके बताते हुए इस डिबेट का कंक्लूजन आप मैं से आशा करता हूँ आदरणीय पटेल जी। जी जी पटेल जी। अच्छा, तो सॉरी सर, हमें आवाज आपको मिल नहीं रही थी। हाँ, मैं जी सर, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। जी सर, वही मैं बताना चाह रहा था कि हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था कि जो है हमारी सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर लगातार जोर दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ रिजर्वेशन नहीं है और मोर देन 90% जो फर्म है, जो इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, अच्छे पैसे वाली हैं कंपनी हैं, उसमें जो है विशेषाधिकार प्राप्त समाज के लोग ही काबिज हैं। जैसे एसीसी है, भेल है, भारतीय एयरटेल है, ग्रासिम इंडाल्को है, एचडीएफसी बैंक है, हिंदुस्तान लीवर है, लार्सन एंड टर्बो है, आईसीआईसी बैंक है, जयप्रकाश एसोसिएट है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, रिलायंस ग्रुप, इस तरह बहुत सारी, एसबीआई, इनको चलाने वाले जो लोग हैं, डिसीजन मेकिंग जो पद हैं, उन पे जो लोग बैठे हैं वो जो है विशेषाधिकार प्राप्त समाज के लोग ही ऊपर बैठे हुए हैं। जिसका कारण क्या है कि जब अभी फोर्ब्स की सूची आई थी कि जो है पूंजीपतियों की सूची आई थी, तो उसमें पाया गया कि ब्राह्मण समाज के 50% लोग करोड़पति थे, अरबपति थे, और राजपूत के 31% लोग अरबपति थे, बनिया 44% जो है अरबपति थे, कायस्थ 57% अरबपति थे। इसके उलट जिनकी जो है जनसंख्या जो है 80% के आसपास है, जैसे एसटी है, मात्र 5% अरबपति मिले, उसमें एसटी 10% अरबपति मिली, ओबीसी मात्र 16% मिले, मुस्लिम 17% अरबपति मिले, और 1% पॉपुलेशन के पास 30% जो है धन है, ऊपर की क्रीम के लोग जो हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क में, क्योंकि जो बात हो रही है सर, वो बात जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात बिल्कुल नहीं हो रही है। क्रीमी लेयर का जो से जुड़ा जो रिपोर्ट आई है शर्मा कमेटी की, उस पर कोई बात नहीं हो रही, जो रिजर्वेशन को मटिया मेट करने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगातार गिरता चला जा रहा है। 1.82 करोड़ कभी 2006 में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होती थी, अब वो 1.5 करोड़ से नीचे आ गई। प्राइवेट सेक्टर में जो लगभग 1 करोड़ के आसपास जॉब हुआ करती तो 2-2.5 करोड़ पहुंच गई। उसका कारण क्या है कि उसमें जो है रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं लागू होता है, इसलिए गवर्नमेंट लगातार प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइज करने में लगी हुई है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब गिरता जा रहा है। और जो है रिजर्वेशन का मुद्दा है, जो लगातार कमजोर किया जा रहा है नीतियां बना करके, क्योंकि वो नीतियां किस आधार पे बन रही है? आर्थिक आधार पे बन रही हैं। आर्थिक आधार पे क्यों बन रही हैं? जब तक नीतियां सामाजिक आधार पर नहीं बनेगी तब तक जो है क्या कहते हैं, देश समाज से जो बुराइयां हैं वो बिल्कुल मिट नहीं सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती हैं, जो गड्ढे हैं वो नहीं पट सकते हैं। जीडीपी, जैसा कि सर ने बताया कि -3.9% गिर गई जीडीपी। एग्रीकल्चर की जीडीपी 3 से 3.5% जो है ग्रोथ कर रही है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे को संभालने वाले उन किसान के, फार्मर की, दलित की, शोषित की वर्ग के लोग जो उसमें लगे हुए हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है, उस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं, फार्म डाले हैं तो या तो उनका जो है एग्जाम नहीं हो रहा है, या एग्जाम हो गया है तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया है तो वो कहीं किसी जो है कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ है, उस पे बात नहीं हो रही है। बात हो किस पे रही है? सुशांत सिंह केस पे बात हो रही है, बात हो रही है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे बात हो रही है, बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इश्यू चल रहे हैं पे बात हो रही है, बात हो रही है राम मंदिर पे बात हो रही है। इस तरह की बातों पे बात हो रही है। इस वजह से जो है क्या कहते हैं, हमारा मन भटका हुआ है और हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, हमारी जो हाथ पैर काटे जा रहे हैं, हमारी जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं, वो चीज
हमारे समाज में पहुंच ही नहीं पा रही है, जिससे लोग जो है आंदोलित नहीं हो रहे हैं। आंदोलित ना होने के कारण गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। लास्ट में एक कंक्लूडिंग रिमार्क में एक बहुत सीधी बात करना चाहता हूं कि जब तक हमारी सरकारें आर्थिक आधार पर जो है अपनी नीतियां बनाएंगी, तब तक हमारे जो है क्या कहते हैं समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो अभी जो है क्या कहते हैं विकास नहीं हुआ है, समाज में जो लोग अभी भी शोषित और पिछड़ापन है वो दूर नहीं हो सकता है। नीतियां जब सामाजिक जो है आधार पर बनेंगी, विषमता के आधार पर बनेंगी, तभी जाकर के जो है क्या कहते हैं हमारे समाज का विकास हो सकता है, और तभी हमें अपना प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और खास करके जो है डिसीजन मेकिंग पद हैं, जब तक वहां पर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, जैसे कि जो है प्रमोशन में आरक्षण गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, तो वो प्रमोशन में भी आरक्षण जब तक नहीं दिया जाएगा और डिसीजन मेकिंग पद पर जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ आपका धन्यवाद एंड ओवर टू यू। जी सिंह सर। हेलो 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 हेलो। जी मोहन जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैं आ रही है जी। जी जी, एक बस 1 मिनट का समय बचा है हमारे पास। मैं आप सभी कुछ कंक्लूजन में सुनना चाहता हूँ जी। मैं तो यही सुझाव रखूंगा कि जब तक हम सुगठित नहीं होंगे, हर स्टेट में, हर जिला में इकट्ठे होकर जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, बिना रोए माँ दूध नहीं देती है। जब तक हम अपना पूरे जोर शोर से इन मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। जब राष्ट्रीय मुद्दे हमारे हल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अपने स्टेट के मुद्दे जो हैं वो हल हो जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत इतना ही कह के मैं। पटेल जी कुछ कहना चाहते थे आप? पटेल जी कुछ कहना चाहते थे आप? सर हाँ सर, मैं वही कह रहा था कि जो लगभग 20 लाख मंदिर हैं हमारे देश में सर, 20 लाख मंदिर हैं, और हर मंदिर में 500 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है हर मंदिर में। और पद्मनाभन मंदिर एक ऐसी मंदिर है जहां पे 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है, और इसके मालिक क्या कौन है? विशेषाधिकार प्राप्त के समाज के लोग हैं। 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सर इंडिया में, और हजारों लाखों जो है जो कॉलेज हैं प्राइवेट, मोर देन 90% कॉलेज को चलाने वाले विशेषाधिकार प्राप्त के समाज के लोग हैं, जिसका कारण है कि वो डिसीजन मेकिंग पद पे बैठे हुए हैं, उसके नीचे हम काम करते हैं। हमें किसी तरह से उस लेयर को तोड़कर ऊपर आना है, डिसीजन मेकिंग पद पर आना है, और नीतियां हमें सामाजिक विषमता के आधार पर बनवानी है, तब जाकर के भला होगा। इन 2 पॉइंटों पर फोकस करना होगा। सामाजिक विषमता खत्म करने हेतु नीतियां बनानी है। हाँ हाँ, ध्यान में रखते, सामाजिक विषमता को ध्यान में रखते हुए नीतियां बननी चाहिए। जो सामाजिक विषमता को कैसे खत्म किया जाए, कैसे फिनिश किया जाए, उस पर कैसे वार हो, आर्थिक आधार पे न हो करके बल्कि सामाजिक विषमता को ध्यान में रख करके नीतियां बने। ये देश की सबसे बड़ी समस्या जो आर्थिक और सामाजिक की जो विषमता है, इसे दूर करने के लिए देश के जो शक्ति के स्रोत है उसमें वाजिब हिस्सेदारी की बात हो रही है। तो वाजिब हिस्सेदारी यही है कि जो है हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं आज ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत समय दिया है इसके लिए। साथियों से, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस डिबेट को जो है आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भेजिए और इस पर कमेंट करिए और हमें कोई सुझाव दीजिए, ताकि जो है हम अपने समाज की तरक्की कर सके। साथियों, AIBC टीवी लगातार दबे कुचले वंचित समाज का, जो हमारा बैकवर्ड समाज है, बैकवर्ड हमारी जातियां हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर छुपी कमजोरी को दूर करने के लिए, उन्हें ज्ञानवान बनाने के लिए, उन्हें अपना हक अधिकार लेने के लिए जागरूक करने के लिए काम कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को सब लोग शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को भेजें और इस पर कमेंट करें और हमें सुझाव दें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।